माधव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम वापस मेरे घर आ जाओ। तुम्हारे बिना वो महल भी मुझे सूना लगता है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी औकात नहीं है आपसे प्यार करने की। मुझे ये सब नहीं सुनना। आज रात तुम मेरे घर आ जाना, वरना बहुत बुरा होगा। इस कहानी में एक ऐसी करोड़पति मालकिन है जिसके पास दौलत का बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा रेगिस्तान है जहां सुकून की एक बूंद भी नहीं है। उस मालकिन का नाम है देविका सिंह। अगर आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की दर्द भरी कहानी। राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर उदयपुर में सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन आसमान हल्के सुनहरे रंग में रंग चुका था। शहर की पुरानी गलियों में मंदिरों की घंटियां बज रही थी और चाय की दुकानों से उठती भाप के साथ लोगों की धीमी आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसी शहर के बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ी के पास एक बहुत बड़ी और आलीशान कोठी खड़ी थी। वह कोठी इतनी बड़ी और सुंदर थी कि लोग उसे दूर से ही किसी पुराने महल की तरह पहचान लेते थे। उस कोठी का नाम था सूर्य महल और उस कोठी की मालकिन थी देविका सिंह। देविका सिंह लगभग 40 साल की एक बेहद खूबसूरत, समझदार और रुतबे वाली महिला थी। वह हमेशा बहुत ही सलीके से साड़ी पहनती थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी और उनकी आंखों में हमेशा एक गहरा खालीपन और सन्नाटा नजर आता था। वो इस शहर की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थी। करोड़ों की संपत्ति, कई बड़े होटल, खेत, जमीन और बड़े बड़े बिजनेस उनके नाम पर थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने का सपना एक आम इंसान पूरी जिंदगी देखता है। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि 10 साल पहले उनके पति विक्रमादित्य सिंह का अचानक एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस दर्दनाक हादसे के बाद देविका सिंह की जिंदगी जैसे वहीं रुक सी गई थी। अपने पति के जाने के बाद उन्होंने खुद को काम और जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दबा लिया कि लोगों को लगने लगा कि दौलत ने उन्हें पत्थर दिल बना दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उनके सीने के अंदर एक बहुत बड़ा जख्म था जो 10 साल बाद भी भरा नहीं था। उसी सूर्य महल कोठी में कई नौकर चाकर काम करते थे जो सुबह से लेकर रात तक मालकिन के इशारों पर दौड़ते थे। उन्हीं नौकरों में से एक था माधव। माधव लगभग 35 साल का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और शरीफ आदमी था। वो पिछले 7 साल से उस कोठी में बगीचे की देखभाल और साफ सफाई का काम कर रहा था। उसका रंग सांवला था, चेहरे पर मेहनत और थकान की गहरी लकीरें साफ दिखती थी। उसके कपड़े हमेशा साधारण और कई जगह से सिले हुए होते थे। पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथों में काम की वजह से पड़े हुए छाले उसकी गरीबी की गवाही देते थे। लेकिन उसकी झुकी हुई नजरों में सच्चाई और दिल में अपनी मालकिन के लिए बहुत इज्जत थी। माधव कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो बस सुबह आता, चुपचाप अपना काम करता और शाम को सिर झुकाकर अपने घर चला जाता। कोठी में बाकी लोग भी कहते थे कि अगर इस घर में सबसे भरोसेमंद इंसान कोई है तो वह माधव है। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस माधव की अपनी जिंदगी कितनी भयानक मुश्किलों और दर्द से गुजर रही थी। वो शहर के बाहर एक छोटे से झोपड़पट्टी वाले इलाके में अपनी बीमार बूढ़ी माँ कल्याणी और 8 साल की मासूम बेटी नंदिनी के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत 3 साल पहले एक गंभीर बीमारी से हो गया था। क्योंकि माधव के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तब से वह अकेले ही अपनी बेटी और बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी अपने कमजोर कंधों पर उठा रहा था। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर वह पहले चूल्हा जलाता, अपनी माँ के लिए काढ़ा बनाता और बेटी के लिए रूखा सूखा खाना तैयार करता। फिर पैदल ही कई किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके कोठी तक काम करने आता था। देविका सिंह ने अपनी बालकनी से कई बार माधव को चुपचाप काम करते देखा था। उन्होंने यह भी गौर किया था कि माधव कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी अपने काम की शिकायत नहीं करता और न ही कभी अपनी गरीबी का रोना रोकर पैसे मांगता है। वह बस एक मशीन की तरह लगा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने देविका सिंह के उस जमे हुए दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस दिन दोपहर के समय बहुत तेज धूप थी। आसमान से जैसे आग बरस रही थी।
देविका सिंह अपने कमरे की खिड़की से बाहर बगीचे की तरफ देख रही थी। तभी उनकी नजर माधव पर पड़ी। माधव तेज धूप में एक बहुत भारी पत्थर का गमला उठा रहा था कि तभी उसके हाथ कांपने लगे। उसके माथे से पसीना बह रहा था और अचानक वह चक्कर खाकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। पास खड़े दूसरे नौकर ने तुरंत भागकर उसे संभाला और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। देविका सिंह यह सब देखकर तुरंत सीढ़ियां उतरकर घबराहट में नीचे बगीचे में आई। उन्होंने पास जाकर माधव से पूछा, क्या हुआ माधव, तबीयत ठीक नहीं है क्या? माधव ने घबराकर झट से अपना सिर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं मालकिन, बस धूप की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई थी। मैं अभी अपने काम पर वापस लग जाता हूं। लेकिन तभी वहां खड़े एक पुराने मुनीम ने धीरे से कहा, मालकिन माधव झूठ बोल रहा है। इसने पिछले 2 दिन से अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं रखा है। यह सुनकर देविका सिंह हैरान रह गई। उन्होंने माधव की तरफ बहुत गौर से देखा और पूछा, क्यों माधव, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? माधव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें भर आई। फिर वह धीरे से सिर झुकाकर रोते हुए बोला, मालकिन, घर में बूढ़ी माँ की दवा बिल्कुल खत्म हो गई थी और नंदिनी की स्कूल की फीस भी आज ही भरनी थी। पैसे बहुत कम थे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं 1-2 दिन भूखा रह लूंगा तो उन दोनों का काम चल जाएगा। यह बात सुनकर देविका सिंह के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। इतने बड़े और आलीशान घर में जहां रोज खाने का ढेर सारा सामान यूं ही फेंक दिया जाता है, वहां काम करने वाला एक सच्चा और ईमानदार आदमी अपने परिवार के लिए खुद को भूखा मार रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। उस दिन पहली बार देविका सिंह को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने दुख में डूबकर अपने आसपास के लोगों की तकलीफों को देखना ही बंद कर दिया है। उस रात देविका सिंह अपने मखमली बिस्तर पर बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उनके दिमाग में माधव का वह पीला पड़ा हुआ चेहरा और उसकी वो मजबूरी भरी बात गूंज रही थी। रात भर करवटें बदलने के बाद सुबह होते ही उन्होंने अचानक एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा, गाड़ी निकालो, आज हमें फौरन कहीं जाना है। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा, इस वक्त कहाँ जाना है मालकिन? देविका सिंह कुछ पल चुप रही, फिर भारी आवाज में बोली, माधव के घर। ड्राइवर यह सुनकर बहुत चौंक गया, क्योंकि आज तक उस शहर में कभी किसी करोड़पति मालिक को अपने किसी मामूली नौकर के घर जाते हुए नहीं देखा गया था। लेकिन देविका सिंह का फैसला पत्थर की लकीर था। थोड़ी ही देर बाद उनकी बड़ी और आलीशान काली कार शहर की पक्की सड़कों को छोड़कर शहर के बाहर उस गंदी झोपड़पट्टी की तरफ बढ़ रही थी जहां माधव रहता था। रास्ता बहुत ही खराब और कच्चा था। गाड़ी के पहियों के नीचे कीचड़ और पत्थर आ रहे थे। आसपास छोटे छोटे टीन, तिरपाल और प्लास्टिक की छत वाले कच्चे घर बने हुए थे। खुली नालियों से भयंकर बदबू आ रही थी और कुछ गरीब बच्चे फटे कपड़ों में नंगे पैर उस गंदी मिट्टी में खेल रहे थे। उस गरीब बस्ती में उस आलीशान कार को देखकर पूरे इलाके के लोग अपना काम छोड़कर हैरानी से देखने लगे। कुछ ही मिनट बाद कार एक बहुत ही छोटी और जर्जर झोपड़ी के सामने जाकर रुकी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर धीरे से कहा, मालकिन, यही है माधव का घर। देविका सिंह ने खिड़की का कांच नीचे करके बाहर देखा। सामने एक ऐसी टूटी हुई झोपड़ी थी जिसकी दीवारें सिर्फ मिट्टी और बांस की बनी थी। उसकी छत पर जंग लगी हुई टीन रखी थी जिसे उड़ने से बचाने के लिए ऊपर भारी पत्थर रखे गए थे। दरवाजे के नाम पर सिर्फ एक पुराना बोरा लटक रहा था। उसी बोरे के पास जमीन पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी जो अपनी पुरानी और फटी हुई किताबों को अपने सीने से लगाए कुछ याद कर रही थी। देविका सिंह कुछ पल उस मासूम बच्ची को बिना पलक झपकाए देखती रह गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके घर को फूलों से सजाने वाला इंसान खुद इतने भयानक अंधेरे और गरीबी में जिंदगी काट रहा है। देविका सिंह जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाली थी कि तभी मौसम ने अचानक बहुत भयानक करवट ली। सुबह से जो आसमान साफ था, वहां देखते ही देखते बहुत घने और काले बादल छा गए। दिन के उजाले में जैसे रात का अंधेरा छा गया। बहुत तेज और ठंडी हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, जिससे बस्ती की धूल उड़ने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देविका सिंह बारिश के पानी से बचने के लिए जल्दी से गाड़ी से उतरकर माधव की झोपड़ी के छज्जे के नीचे आकर खड़ी हो गई। बारिश इतनी तेज और भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा कच्चा रास्ता पानी और गहरे कीचड़ से भर गया।
ड्राइवर ने गाड़ी के अंदर से चिल्लाकर कहा, मालकिन रास्ता पूरा दलदल बन गया है। गाड़ी के पहिए गहरे कीचड़ में फंस गए हैं। अब यह गाड़ी यहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। तूफान बहुत भयंकर रूप ले चुका था। झोपड़ी के अंदर बैठी नंदिनी और चारपाई पर लेटी माधव की बूढ़ी मां कल्याणी ने जब बाहर अपनी मालकिन को खड़े देखा तो उनके होश उड़ गए। नंदिनी ने तुरंत बोरे का पर्दा पूरा हटा दिया और हाथ जोड़कर मासूमियत से बोली, मालकिन आप बाहर मत खड़े रहिए, तूफान बहुत तेज है, आप अंदर आ जाइए। देविका सिंह ने झिझकते हुए अपने महंगे जूते उतारे और उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उनका दिल खून के आंसू रो पड़ा। झोपड़ी में सिर्फ एक ही छोटा सा कमरा था। उसकी दीवारें सीलन से भरी थी और छत से जगह जगह से बारिश का गंदा पानी टपक रहा था। उस पानी को रोकने के लिए जमीन पर कुछ पुराने और टूटे हुए बर्तन रखे गए थे। एक कोने में बिना किसी गद्दे की एक टूटी हुई चारपाई थी जिस पर माधव की बूढ़ी और कमजोर मां लेटी हुई थी। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। कमरे में ना कोई कुर्सी थी और ना ही बैठने की कोई साफ जगह। उसी समय माधव भी काम से वापस आ गया। वो बारिश में पूरी तरह से भीग चुका था। अपनी बड़ी मालकिन को अपनी उस जर्जर झोपड़ी में खड़े देखकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे कांपते हुए बोला, मालकिन आप यहाँ? इस तूफान में मुझसे कोई गलती हो गई क्या? देविका सिंह ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हाल जानने आई थी माधव, लेकिन बाहर इतना भयंकर तूफान है कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तूफान के साथ बहुत जोर से बिजली कड़क रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मजबूरन देविका सिंह को उस रात उसी गरीब नौकर की टूटी झोपड़ी में रुकना पड़ा। माधव ने अपने संदूक से अपनी सबसे साफ चादर निकालकर जमीन पर बिछाई और मालकिन को एक कोने में बैठने की जगह दी। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तूफान ऐसे कहर ढा रहा था जैसे आज पूरी बस्ती को उड़ाकर ले जाएगा। झोपड़ी के अंदर बहुत घुटन और ठंड थी। रोशनी के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी मिट्टी के तेल वाली लालटेन जल रही थी जिसकी लौ हवा से बार बार कांप रही थी। देविका सिंह उस कोने में जमीन पर बैठी थी। उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। माधव और उसकी मां दूसरे कोने में ठंडी जमीन पर बैठे थे और नंदिनी अपनी दादी के आंचल में छिपकर सो चुकी थी। झोपड़ी में बाहर की बारिश के अलावा एकदम भारी सन्नाटा था। तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए माधव की बूढ़ी मां की बहुत कमजोर और दर्द भरी आवाज आई। उन्होंने लालटेन की रोशनी में अपनी मालकिन को देखा और फिर धीमी आवाज में अपने बेटे से कहा, माधव बेटा, आज तो मालकिन खुद चलकर हमारे इस गरीब घर में आ गई हैं। भगवान ने ही आज उन्हें यहाँ भेजा है। अब तो तू उन्हें वो सच बता दे जो तूने पिछले 10 साल से अपने सीने में एक पत्थर की तरह दबा रखा है। यह बात सुनते ही देविका सिंह के कान खड़े हो गए। उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। माधव एकदम घबरा गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और वह फुसफुसाते हुए अपनी मां से बोला, चुप हो जाइए मां, मालकिन जाग रही हैं। अगर उन्होंने सुन लिया और उन्हें वो राज पता चल गया तो गजेंद्र साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हम सबको मार डालेंगे। गजेंद्र का नाम सुनते ही देविका सिंह के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। गजेंद्र उनके स्वर्गवासी पति विक्रमादित्य का सबसे करीबी दोस्त और उनका इकलौता बिजनेस पार्टनर था। पति की मौत के बाद गजेंद्र ने ही देविका सिंह का सारा बिजनेस संभाला था और वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। देविका सिंह अब खुद को रोक नहीं पाई। वो अंधेरे में उठकर माधव के पास गई और सख्त लेकिन धीमी आवाज में बोली, कौन सा राज माधव? तुम किस सच की बात कर रहे हो? और इसमें गजेंद्र का नाम बीच में कहां से आ गया? मालकिन को अचानक अपने सामने खड़ा देखकर माधव की रूह कांप गई। वो वहीं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी बूढ़ी मां ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मालकिन मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, ये बहुत डरा हुआ है, लेकिन आज आपको वो सच जानना ही होगा जिसने मेरे बेटे की जिंदगी को नर्क बना दिया है। देविका सिंह ने अपने कांपते हुए हाथ से माधव का कंधा पकड़ा और कहा, माधव, मुझे सच बताओ, 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो तुम आज तक मुझसे छिपा रहे हो? माधव ने अपने आंसुओं से भीगे हुए चेहरे को ऊपर उठाया। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने सुबकते हुए कहा, मालकिन, मैं आपकी बहुत बड़ी गलती का जिम्मेदार हूं। मैं पापी हूं। 10 साल पहले साहब का वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो किस्मत का खेल नहीं था मालकिन। वो कोई हादसा नहीं था।
बल्कि वो एक भयानक साजिश थी। वो एक कत्ल था। देविका सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग में जैसे किसी ने बहुत जोर से हथौड़ा मार दिया हो। उनकी सांसें गले में ही अटक गई और आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। माधव ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके उस खौफनाक रात को याद करते हुए बोला, उस रात मैं साहब की गाड़ी चला रहा था। साहब बहुत गुस्से में थे और रास्ते में उन्होंने मुझे एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकने को कहा। वहां गजेंद्र साहब अपनी गाड़ी के साथ पहले से मौजूद थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और मैंने खिड़की से देखा कि उन दोनों के बीच किसी बात पर बहुत भयंकर बहस चल रही थी। गजेंद्र साहब जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उन्हें बिजनेस का पूरा हिस्सा चाहिए और साहब को सारे कागज उनके नाम करने होंगे। लेकिन साहब ने साफ मना कर दिया। साहब ने कहा कि उन्होंने खून पसीना एक करके यह दौलत बनाई है और वो गजेंद्र को कोई धोखा नहीं करने देंगे। दोनों में बहुत तेज हाथापाई होने लगी। तभी गजेंद्र साहब ने गुस्से में साहब को बहुत जोर से धक्का दे दिया। सड़क गीली थी। साहब फिसलकर सीधे सड़क के बीचों बीच जा गिरे। उसी समय सामने से एक बहुत तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। गजेंद्र साहब ने साहब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो उन्हें वहीं सड़क पर छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। ट्रक सीधे साहब से टकरा गया। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। मैं किसी तरह कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मालकिन। साहब खून से लथपथ पड़े थे और मेरी आंखों के सामने ही उनकी सांसें टूट गई। माधव रोता हुआ आगे बोला, उस खौफनाक हादसे के अगले ही दिन गजेंद्र साहब मेरे घर आए थे। उस वक्त मेरी पत्नी जिंदा थी। गजेंद्र साहब ने मेरी कनपट्टी पर लोहे की पिस्तौल रखकर कहा था कि अगर मैंने किसी को भी यह सच बताया तो वो मेरी पत्नी, मेरी बूढ़ी माँ और मेरी मासूम बच्ची को मेरे सामने तड़पा तड़पा कर जान से मार देंगे। मैं एक बहुत गरीब आदमी था मालकिन। मेरे पास न पैसा था, न ताकत थी और न ही पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत। मैं अपने परिवार को बचाने के लिए खामोश हो गया, लेकिन यह सच रोज मुझे अंदर ही अंदर एक कीड़े की तरह खा रहा था। मैं रोज साहब की तस्वीर देखकर रोता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता था। झोपड़ी के अंदर बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी। बाहर तूफान का बहुत भयानक शोर था और अंदर एक खौफनाक सन्नाटा। देविका सिंह कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ी रही। वो एक पत्थर की मूरत की तरह सुन्न हो गई थी। इतने सालों तक वह इस दर्दनाक हादसे को किस्मत का लिखा मानकर जीती रही थी। वो भगवान से शिकायत करती थी कि उसने उनके पति को क्यों छीन लिया, लेकिन आज उन्हें पता चला कि जिस इंसान पर उन्होंने आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसे उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा माना था, उसी गद्दार ने दौलत के लालच में उनके पति की बेरहमी से जान ली थी। देविका सिंह के अंदर दुख से ज्यादा अब एक भयंकर आग जलने लगी थी। उसी समय बाहर का तूफान और ज्यादा तेज हो गया। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की टीन उड़ने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उस तूफान के शोर के बीच झोपड़ी के बाहर बहुत सी गाड़ियों के जोर से रुकने की आवाज आई। गाड़ियों की तेज पीली रोशनी झोपड़ी के बोरे वाले पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। देविका सिंह और माधव ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। 3 बड़ी और काली गाड़ियां झोपड़ी के बाहर कीचड़ में खड़ी थी और उनमें से गजेंद्र अपने कई खतरनाक और हथियारबंद गुंडों के साथ बाहर निकल रहा था। गजेंद्र को उसके किसी जासूस ने खबर दे दी थी कि मालकिन की गाड़ी माधव के घर के बाहर फंसी हुई है और वो रात भर से उसी झोपड़ी में है। गजेंद्र का शक यकीन में बदल गया था कि कहीं वो गरीब माधव उस खौफनाक राज को मालकिन के सामने न उगल दे। गजेंद्र ने झोपड़ी के दरवाजे पर लगे उस पुराने बोरे को जोर से लात मारकर फाड़ दिया। वो भारी कदमों से झोपड़ी के अंदर घुसा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और भयानक मुस्कान थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई पिस्तौल थी। उसने अंदर आते ही कहा, वाह देविका जी, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप जैसी करोड़पति मालकिन कभी इस गंदी और बदबूदार बस्ती में भी अपनी रात बिताएंगी। देविका सिंह ने पीछे कदम नहीं हटाया। उन्होंने उसकी तरफ बहुत ही तीखी और सीधी नजरों से देखा और शांत लेकिन एक बेहद कड़े स्वर में बोली, गजेंद्र, तुम इतनी रात को इस तूफान में हथियार लेकर यहाँ क्या करने आए हो? गजेंद्र जोर से हंसा। उसकी हंसी में एक शैतान जैसी गूंज थी। वो बोला, मैं तो बस अपने इस पुराने नौकर का हाल चाल पूछने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि आज इस झोपड़ी में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं।
यह कहते हुए उसने माधव की तरफ देखा और अपनी पिस्तौल उसके सीने पर तान दी। गजेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुझे 10 साल पहले ही समझा दिया था माधव कि अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद रखना, लेकिन तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। नंदिनी नींद से जाग गई थी और गजेंद्र के हाथ में पिस्तौल देखकर वो बुरी तरह डर के मारे अपनी दादी के पीछे छिपकर रोने लगी। माधव अपनी मालकिन और अपने परिवार के सामने एक ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने चिल्लाकर कहा, गजेंद्र साहब, आप जो चाहे मेरे साथ कर लें, मेरी जान ले लें, लेकिन मेरी मालकिन और मेरे परिवार को कुछ मत करना। गजेंद्र ने पिस्तौल माधव के माथे पर सटा दी और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, आज रात इस झोपड़ी से कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं बचेगा, न तू, न तेरा परिवार और न ही ये मालकिन। बाहर इतना भयंकर तूफान है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस झोपड़ी में क्या हुआ और कल सुबह दुनिया को यही लगेगा कि बारिश में झोपड़ी गिरने से तुम सब दबकर मर गए। लेकिन देविका सिंह बिल्कुल नहीं डरी। वो एक करोड़पति महिला थी, लेकिन आज वो एक घायल शेरनी की तरह खड़ी थी। उन्होंने अपने पर्स से धीरे से अपना फोन निकाला और बहुत ही शांत और मजबूत आवाज में कहा, गजेंद्र, तुम भूल रहे हो कि मैं यहाँ अकेली जरूर आई थी, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन को घुमाकर गजेंद्र के चेहरे के सामने कर दिया। उस स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो कॉल चल रही थी जो शहर के सबसे बड़े पुलिस इंस्पेक्टर के फोन पर कनेक्ट थी। देविका सिंह ने कहा, जब से माधव ने मुझे सच्चाई बतानी शुरू की थी, तभी मैंने इंस्पेक्टर साहब को कॉल मिला दिया था। तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारा हर एक जुर्म और तुम्हारी ये धमकी इस वक्त पुलिस का पूरा महकमा सुन रहा है। गजेंद्र का चेहरा एक ही सेकंड में एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से पिस्तौल छिटक कर नीचे मिट्टी में गिर गई। उसे समझ नहीं आया कि अचानक पूरी बाजी कैसे पलट गई। वो जिसे एक बेबस औरत समझ रहा था, उसने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी बाहर उस भयंकर तूफान को चीरते हुए पुलिस के सायरन की बहुत तेज आवाजें आने लगी। बस्ती के लोगों की नींद टूट गई। दर्जनों पुलिस की गाड़ियां उस बस्ती के कच्चे रास्ते पर आकर रुक गई। पुलिस के हथियारबंद जवानों ने उस पूरी झोपड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर खुद उस बारिश में भीगते हुए झोपड़ी के अंदर घुसे और उन्होंने गजेंद्र और उसके सभी गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। गजेंद्र के हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। उसका सारा घमंड, उसकी दौलत का नशा और उसकी ताकत, सब कुछ आज उस गरीब की झोपड़ी की मिट्टी में मिल गया था। पुलिस उसे धक्के मारते हुए गाड़ी में डालकर वहां से ले गई। झोपड़ी में अब सिर्फ देविका सिंह, माधव, उसकी बूढ़ी मां और मासूम नंदिनी बचे थे। सुबह हो चुकी थी। तूफान अब पूरी तरह शांत हो गया था और आसमान साफ होने लगा था। सूरज की सुनहरी और नई किरणें उस टूटी हुई झोपड़ी के दरवाजे से छनकर अंदर आ रही थी। देविका सिंह ने पलटा और माधव की तरफ देखा। माधव अब भी हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा था। मालकिन ने आगे बढ़कर माधव के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए। उन्होंने रुंधे हुए गले से कहा, माधव, तुमने आज इतने सालों के डर के बावजूद जो सच बोलने की हिम्मत दिखाई है, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। अगर तुम नहीं होते तो मैं ताउम्र उस कातिल पर भरोसा करती रहती और उसे अपना मानती रहती। तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो माधव, तुमने इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज निभाया है। देविका सिंह नीचे झुकी और उन्होंने माधव की बूढ़ी मां के पैर छुए। फिर उन्होंने नंदिनी को उठाया और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, आज से माधव का परिवार मेरा अपना परिवार है। ये मासूम बच्ची अब कभी किसी झोपड़ी में नहीं रहेगी। ये मेरी बेटी है और इसकी पढ़ाई, इसका भविष्य और इस परिवार की हर खुशी अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन शहर की उस गरीब बस्ती ने एक ऐसा चमत्कार देखा जो उन्होंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। शहर की सबसे अमीर मालकिन एक गरीब नौकर के परिवार को पूरे सम्मान के साथ अपने साथ अपनी आलीशान कार में बिठाकर ले जा रही थी। बस्ती के लोग हाथ जोड़े खड़े थे। देविका सिंह ने सिर्फ माधव का ही घर नहीं बदला, बल्कि कुछ ही महीनों के अंदर उन्होंने अपनी दौलत से उस पूरी बस्ती की तस्वीर बदल कर रख दी। उसी बस्ती में उन्होंने एक बहुत बड़ा और शानदार अस्पताल बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, और गरीब बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल खोल दिया जहां किसी को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। सालों बाद वह जगह अब कोई झोपड़पट्टी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक बस्ती बन चुकी थी।
उसी अस्पताल के सामने एक दिन एक युवा लड़की सफेद डॉक्टर का कोट पहने खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि माधव की बेटी नंदिनी थी। उसने अस्पताल के बाहर लगे एक बड़े से पत्थर के बोर्ड को देखा जिस पर लिखा था, यह जगह इंसानियत और सच्चाई की नींव पर खड़ी है। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो माधव और देविका सिंह एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। उस दिन सच में इंसानियत जीत गई थी। और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में दौलत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत और सच्चाई के सामने वो हमेशा बहुत छोटी ही रहती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए। अगर आप उस बस्ती में होते जहां एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने वाला माधव अपनी बूढ़ी माँ और छोटी सी बेटी के साथ गरीबी से लड़ रहा था, और उसी जगह एक करोड़पति लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटी हुई महिला सच की तलाश में पहुंची होती, तो आप क्या करते? क्या आप भी दुनिया के बाकी लोगों की तरह चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहते, या फिर माधव की तरह मौत के डर के बावजूद सच बोलने की हिम्मत करते? अब सच सच बताइए, अगर जिंदगी आपको कभी ऐसा कोई मौका दे दे जहां आपके एक छोटे से फैसले से किसी गरीब की जिंदगी बदल सकती हो, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखकर जरूर बताइए, दौलत या इंसानियत। आपका ये जवाब बताएगा कि आप दिल से किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चाई और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के किसी फैसले से मिलती जुलती हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।